तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो केवल और केवल इंट्रोडक्शन है, यानी कि हम कोई टॉपिक ना पढ़कर केवल उसका परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि आपने कई टॉपिक पहले भी सुने होंगे और पढ़े भी होंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये जो टॉपिक्स तो आपने पढ़े हैं, कभी आपने जानने की कोशिश की है कि हमारा विषय क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो चलिए आज हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी को हिंदी में भारतीय राज्य व्यवस्था कहा जाता है, यानी अगर हम इसको तोड़कर देखें तो भारत की राज्य व्यवस्था, यानी भारत का आपको अर्थ पता है कि भारत का अर्थ होता है हमारा देश, हमारे देश का नाम ही भारत है, और व्यवस्था का अर्थ है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन बीच में जो शब्द है राज, राज का अर्थ क्या है? तो संविधान के परिप्रेक्ष्य से देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो राज को सरकार कहा गया है, यानी भारत सरकार की व्यवस्था। अब सरकार के आपने सुने होंगे, सरकार के 4 स्तंभ होते हैं, लेकिन मीडिया को संविधान में जगह नहीं दी गई है। तो इसीलिए आज हम सरकार के 3 अंग, 3 संस्थाएं सुनेंगे। तो इसका मतलब है भारत सरकार की व्यवस्था, और सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी भारत सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहा जाता है। लेकिन इनका काम क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लेजिस्लेटिव, यानी विधायिका की। तो विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है जो कानून बना दिया गया है उसको प्रॉपर तरीके से लागू करना, और न्यायपालिका का, जुडिशरी का कार्य होता है जो कानून बना दिए गए हैं और जो कानून प्रॉपर तरीके से लागू किए गए हैं उनको देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, या फिर जो कानून पूरी तरह क्लियर नहीं है, जो आर्टिकल्स क्लियर नहीं है, उनकी व्याख्या करना न्यायपालिका का काम होता है। तो अभी तक हमने जाना विधायिका का कार्य, कार्यपालिका का कार्य और न्यायपालिका का, कानून बनाना, कानून को लागू करना और उसकी देखभाल करना, उसकी रक्षा करना। सबसे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विधायिका की तरफ। अगर हम अपने देश की लेजिस्लेटिव को देखें, विधायिका को देखें, तो हमारी लेजिस्लेटिव 2 प्रकार की होती है। हमारी विधायिका 2 प्रकार की है, एक है संघ की विधायिका और दूसरी है राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका का अर्थ है पूरे देश के लिए कानून बनाना, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, करीब करीब 130 करोड़ लोगों के लिए कानून बनाने का कार्य होता है संघ की विधायिका का। अब पूरे देश के लिए कौन कानून बनाएगा? तो पूरे देश के लिए कानून बनाती है संसद, यानी पार्लियामेंट। आपने सुना ही होगा पार्लियामेंट के बारे में। तो संसद को ही संघ की विधायिका कहा गया है, याद रखिएगा। संसद ही पूरे देश के लिए कानून बनाती है और संसद ही वो संस्था है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। अब हमने लेजिस्लेटिव देखा 2 प्रकार का, पहला संघ की विधायिका और दूसरा राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका आपको एकदम क्लियर हुआ होगा, पूरे देश के लिए कानून बनाना। लेकिन राज्य की विधायिका का कार्य होता है एक पर्टिकुलर राज्य के लिए कानून बनाना, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो किसी भी एक राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य होता है राज्य की विधायिका का। और राज्य की विधायिका के लिए कानून कौन बनाता है? तो उसके लिए जो संस्था है वो है राज्य विधान मंडल, यानी एक राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य होता है राज्य विधान मंडल का। देश के लिए कानून कौन बनाएगी? संसद, और राज्य के लिए राज्य विधान मंडल। तो अभी तक आपने विधायिका देखा, संघ की और राज्य की, संसद और राज्य विधान मंडल। चलिए अब संसद ने भी कानून बना दिए या राज्य विधानमंडल ने कानून बना दिए, तो उनको लागू भी तो करना है। तो लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूट करना, उस पर कार्य करना। तो एग्जीक्यूटिव भी 2 तरीके की होती है, एक संघ की कार्यपालिका, एक राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका कार्य है जो संसद ने पूरे देश के लिए कानून बनाया है उसको पूरे देश में लागू करना। क्या तीनों संस्थाएं, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, क्या कोई भी कानून बना सकते हैं?
कहीं भी लागू कर सकते हैं? क्या न्यायपालिका किसी भी आर्टिकल की, किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या कर सकती है? तो ऐसा नहीं है। तीनों संस्थाएं एक कानून के दायरे में रहकर कार्य करती हैं और उसी कानून को संविधान कहा गया है। यानी तीनों संस्थाएं, दोबारा से सुनिए, तीनों संस्थाएं एक कानून के दायरे में रहकर कार्य करती हैं, उसी कानून को संविधान कहा गया है। तो देख सकते हैं आप इंडियन पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशन पर कैसे आए, भारतीय राज्य व्यवस्था से संविधान पर कैसे आए। तो अब हम पढ़ेंगे संविधान। किसी भी देश को चलाने के लिए सर्वोच्च कानून की जरूरत होती है और उसी सर्वोच्च कानून को संविधान कहा गया है। चलिए संविधान को हटाइए, किसी एक कंपनी को देखते हैं। हर कंपनी में रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, कानून व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि कोई कभी भी आ रहा है, कोई कभी भी जा रहा है। झाड़ू लगाने वाला कंप्यूटर चला रहा है और कंप्यूटर चलाने वाला झाड़ू लगा रहा है। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। प्रॉपर कानून व्यवस्था होती है और उस कंपनी के कानून से ही वह कंपनी चलती है। इसी तरीके से देश को चलाने के लिए सर्वोच्च कानून की जरूरत होती है और उसी सर्वोच्च कानून को संविधान कहा जाता है। संविधान में सरकार के तीनों अंगों को शक्तियां दी गई हैं और संविधान ने तीनों संस्थाएं हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो तीनों संस्थाओं को शक्तियां तो प्रदान की हैं, लेकिन शक्तियों के साथ साथ उन पर लिमिटेशंस भी लगाई हैं, उन पर निर्बंधन भी लगाए हैं, उन पर सीमाएं भी लगाई हैं। ऐसा नहीं है कि कानून कुछ भी बना दिया जाए, कानून कहीं भी लागू कर दिया जाए और न्यायपालिका अपनी मर्जी से निर्णय दे रही है। सुप्रीम कोर्ट भी जो भी डिसीजन देता है वह संविधान के अकॉर्डिंग देता है। संविधान ने उस पर भी सीमाएं लगाई हुई हैं। तो चलते हैं, अगर हम अपने संविधान की बात करें, यानी भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान को हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक है ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्राचीन संविधान और आधुनिक संविधान। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई प्राचीन और आधुनिक का मतलब क्या है, पुराना और नया? तो चलिए देखते हैं। प्राचीन संविधान वो संविधान है जो 26 जनवरी 1950, ध्यान से सुनिएगा, 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान। और वर्तमान में 2021 चल रहा है और 2021 के हिसाब से देखें तो 2021 का जो संविधान है वो आधुनिक संविधान है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान, प्राचीन संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, यानी 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल। यानी हमारा संविधान 22 भागों में विभाजित था। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, इसी तरीके से कुल उस वक्त 22 भाग थे। अब हर भाग में उनकी व्याख्या की गई है, उनको डिटेल में बताया गया है और व्याख्या आर्टिकल्स, अनुच्छेद के हिसाब से होती है। तो 395 395 आर्टिकल्स लागू हुए थे। जैसे पहले भाग में 4 आर्टिकल है, दूसरे भाग में 5 से 11, तीसरे में 12 से 35, फिर 36 से 51। तो ये 22 पार्ट्स में 395 आर्टिकल्स लागू हुए थे और उसके साथ साथ 8 शेड्यूल, 8 अनुसूचियां भी लागू हुई थी। 8 अनुसूचियों का अर्थ क्या है? तो 8 अनुसूचियों का अर्थ है जो अनुच्छेद डिटेल में संविधान में नहीं लिखे गए उनको अलग से एक टेबल बनाकर लिखा गया, यानी अनुच्छेदों का विस्तृत रूप ही अनुसूचियां हैं। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब आपको पता है 26 जनवरी 1950 और वर्तमान के समय में काफी बदलाव आ गया है। जैसा कि अगर आप 10 साल पहले कोई घर बनाओ तो धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से घर में चीजें आती हैं, तो घर में भी तो अमेंडमेंट करना पड़ता है। जैसे कि अब मान लो आज आपने एक घर बनाया, अगले ही साल आपको एक पर्दे देखने को मिलेंगे, उससे अगले साल और अच्छे पर्दे, तो आप अमेंडमेंट करते जाओगे ना, एसी लगाओगे, पर्दे लगाओगे, नई नई चीजें लगाओगे, सोफा लगाओगे, तो धीरे धीरे अमेंडमेंट करना पड़ता है। उसी तरीके से 26 जनवरी 1950 से आज तक 104 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है, यानी 104 बार संशोधन किया जा सका है। देश की जनता की जरूरतों के हिसाब से अभी तक संविधान में 104 बार संशोधन हो चुका है। तो 104 बार संशोधन होने के बाद अब भारत के संविधान में कुल 25 भाग हैं,
465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। यानी 22 भाग से 25 भाग, 395 अनुच्छेदों से 465 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों से 12 अनुसूचियां। तो यानी कि प्राचीन और ओरिजिनल मूल कॉन्स्टिट्यूशन से अब जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी अलग है। जरूरत के हिसाब से अभी तक इसमें 104 बार अमेंडमेंट हो चुका है। अभी तक हमने सरकार के तीनों अंग बताए, तीनों संस्थाएं बताई और बताया कि तीनों संस्थाएं एक कानून के दायरे में रहकर कार्य करती हैं। उस कानून को संविधान कहा गया है। संविधान दो प्रकार का होता है, ओरिजिनल और मॉडर्न, यानी प्राचीन मूल संविधान और अब है आधुनिक संविधान। और बताया 104 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। अगर मैं भारत के संविधान की बात करूं तो भारत का संविधान आदर्श एवं महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। यानी भारत की जनता के आदर्श और भारत की जनता के महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है भारत का संविधान। अगर मैं आदर्श की बात करूं तो आदर्श में सबसे पहले है संप्रभुता। इसको इंग्लिश में सोवरेनिटी बोलते हैं। संप्रभुता का अर्थ होता है जो देश अपने लिए कानून खुद बनाता है बिना किसी बाहरी और आंतरिक हस्तक्षेप के। यानी जो देश अपने डिसीजंस, अपने निर्णय खुद लेता है बिना किसी बाहरी और आंतरिक हस्तक्षेप। तो ऐसा है कि भारत अपने डिसीजन खुद लेता है। जनता द्वारा चुनी हुई संसद देश के लिए कानून बनाती है और वही कानून देश में लागू होते हैं। क्या हम अमेरिका के कहने पर कानून बनाते हैं? ऐसा नहीं है। क्या हम चीन के कहने पर कानून बनाते हैं? ऐसा भी नहीं है। क्या हम मुकेश अंबानी के कहने पर कानून बनाते हैं? ऐसा नहीं है। तो जो देश अपने निर्णय खुद लेता है बिना किसी बाहरी और आंतरिक हस्तक्षेप के, उसी को संप्रभुता कहता है। और आदर्श यही है हमारा पहला कि भारत का संविधान संप्रभुता को दर्शाता है। दूसरा है समाजवादी। तो भारत समाजवादी देश है, यह भी संविधान का एक आदर्श है। समाजवादी का अर्थ है जो समाज के लिए बिना किसी भेदभाव के कोई भी कानून बनाए। यानी समाजवादी का अर्थ है कोई भी कानून संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया, उसमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के साथ भेदभाव ना हो, समाज के हित में हो, सरकार अपने हित को ना ध्यान में रखते हुए समाज के हित में कानून बनाए। और तीसरा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष भी संविधान का एक आदर्श है, यह भी एक आइडियल है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है भारत सरकार किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। हालांकि इन आदर्शों को हम प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में डिटेल में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता पड़ेगा यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस तक जो आदर्श दिए हैं प्रस्तावना में, वहां एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य या सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, यानी सभी धर्म सरकार के लिए बराबर होंगे। और तीसरा आदर्श है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र, लोगों का राज। तो हमारे देश में कोई भी राजा नहीं है। आपने अपने देश में कभी राजा सुना है कि भारत में राजा होता है? नहीं। आपने हमेशा मंत्री सुने होंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो हमेशा मंत्री सुने हैं। तो राजा कौन है भाई? मंत्री है। तो राजा कौन है? प्रजा। लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजा का तंत्र है, प्रजा का राज है, राजा हम हैं। हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 ने राइट टू वोट दिया है, मत देने का अधिकार। यानी हम मत देते हैं और वोट डालने से हम अपनी सरकार बनाते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, तभी मंत्री बनते हैं। तो राजा कौन हुए? हम। यानी प्रजा का तंत्र है और लोकतंत्र है, यह भी संविधान का एक आदर्श है। और अंतिम आदर्श है गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ होता है जिस देश का मुखिया, याद रखिएगा यहां मुखिया से अर्थ है, मुखिया का मतलब होता है हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय पीपल। जिस देश का मुखिया जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसी देश को गणतंत्र कहा जाता है। अब हमारे देश का मुखिया कौन है? तो हमारे देश का मुखिया है भारत का राष्ट्रपति। और हमारे राष्ट्रपति को हम ही चुनते हैं। लेकिन आपने तो कभी राष्ट्रपति को वोट दिया ही नहीं होगा, ना मैंने दिया है, लेकिन फिर भी हमने दिया है। हम सांसदों को निर्वाचित करते हैं और विधायकों को निर्वाचित करते हैं, और वही निर्वाचित सांसद और विधायक भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। इसी चीज को गणतंत्र कहा जाता है। लेकिन अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, क्या ब्रिटेन एक गणतंत्र देश है? ऐसा नहीं है।
ब्रिटेन में वंशानुगत व्यवस्था है, वहां पर राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, यानी हेरिडिटी के बेस पर चलता है। लेकिन अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, यानी वहां का जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। अगर मैं अपने देश से कंपैरिजन करूं कि भारत गणतंत्र है या अमेरिका, तो दोनों ही देश गणतंत्र है। हमारा भी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और अमेरिका का भी। लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि ज्यादा गणतंत्र कौन है, तो अमेरिका भारत से ज्यादा गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि वहां का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। गणतंत्र तो हम भी हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो अभी तक संविधान में दिए गए आदर्शों के बारे में पढ़ा, लेकिन संविधान में महत्वाकांक्षा भी दी हुई है। संविधान में जो महत्वाकांक्षा है वो है न्याय, यानी हमें न्याय चाहिए। और न्याय 3 तरह का संविधान में विद्यमान है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है सरकार, हमारी महत्वाकांक्षा है कि सरकार हमें सामाजिक न्याय मुहैया कराए, यानी जाति, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव ना करके सरकार समाज के हित में और समाज के लोगों के लिए न्याय दे बिना किसी भेदभाव के। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि भारत का अर्थ यानी भारत का पैसा यानी भारत की संपत्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में हो और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में उसका बंटवारा किया जाए। तीसरा है राजनीतिक न्याय, यानी वोट डालने का अधिकार हो, हमें वोट डालने का न्याय मिले, हमें पार्टी बनाने का न्याय मिले, हमें चुनाव लड़ने का न्याय मिले, ये होता है राजनीतिक न्याय। तो भारत के संविधान में आदर्श और महत्वाकांक्षाएं दी हुई हैं, उन्हीं को भारत का संविधान दर्शाता है। विश्व का संविधान 2 भागों में विभाजित है। एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लिखा हुआ संविधान और अलिखित संविधान। अगर मैं बात करूं अपने देश की, तो आपने सुना होगा इंडिया हैज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका का भी लिखा हुआ संविधान है। लेकिन ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, ऐसे कुछ देश सुने होंगे जिनमें अलिखित संविधान है। तो इनमें फर्क क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है कि लिखा हुआ संविधान और अलिखा हुआ संविधान, यानी इनकी विशेषताएं क्या है? चलिए देखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखित संविधान में, संविधान संहिताबद्ध, लिपिबद्ध एवं लिखा हुआ होता है। यानी जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो लिखित संविधान होता है, वो संहिताबद्ध होता है, यानी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और उसके बाद सारे आर्टिकल्स प्रॉपर मैनर में सजे हुए होते हैं। उसके बाद लिपिबद्ध होता है, यानी उस लैंग्वेज के पीछे लिपि होती है और उस लिपि का इतिहास होता है और वो प्रॉपर लिखा हुआ होता है। इसको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अनरिटन में संविधान लिखा हुआ नहीं होता, यानी ब्रिटेन का, सऊदी अरब, इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखित की बात करें तो लिखित एक कानूनी ग्रंथ में समाहित होता है, यानी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक कानूनी ग्रंथ होता है जिसमें उस देश के कानून लिखे हुए होते हैं। लेकिन अनरिटन में यह परंपराओं पर, मान्यताओं पर एवं शाही आदेशों पर आधारित रहता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में राजतंत्र है, राजा का तंत्र है, और वह परंपराओं, क्योंकि राजा तो परंपराओं के हिसाब से चलेगा, तो परंपराओं, मान्यताओं एवं शाही आदेश यानी राजा के आदेश पर आधारित रहता है। लिखित में यह एक क्रमबद्ध होता है, प्रॉपर क्रम वाइज होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन अनरिटन में यह, इसकी प्रकृति क्रमबद्ध नहीं होती, यानी कोई भी कानून कभी भी लागू किया जा सकता है, कहीं पर कोई भी इसका क्रमबद्ध नहीं है, इसकी कोई भी संहिताबद्ध नहीं है, ना ही ये लिपिबद्ध है। और उसके बाद लिखित संविधान में संविधान ही सर्वोच्च होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। ये सबसे मेन फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, लिखित संविधान की, कि संविधान ही सर्वोच्च है। और अलिखित की सबसे बड़ी फीचर है कि संविधान वहां सर्वोच्च नहीं है, वहां संसद सर्वोच्च है। वहां संसद कानून बनाती है, वो लागू होते हैं, संसद से ऊपर कुछ नहीं है। तो आपने अभी तक जाना कि लिखा हुआ संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। चलिए अब आपसे एक नया टॉपिक देखते हैं और नई चीज डिस्कस करते हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान तो देखा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद क्या हो?
इन दोनों शब्दों में हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं, यानी संविधान और संविधानवाद। तो चलिए, संविधान एक विधिक दस्तावेज होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें दिए कानून सर्वोच्च होते हैं और वही लागू होते हैं, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। संविधान एक विधिक दस्तावेज है जिससे किसी भी देश की सरकार चलती है। लेकिन संविधानवाद एक विचारधारा है जो मूल्यों पर आधारित है। ध्यान से सुनिएगा, संविधान एक विधिक दस्तावेज है, लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे देश की गवर्नमेंट, देश की सरकार, देश चलता है। उन कानून सबसे ऊपर है, उन्हीं कानूनों पर देश चलता है। देखिए, संविधानवाद एक विचारधारा है, एक हमारी थिंकिंग है जो मूल्यों पर आधारित है। यानी कि आपने सुना होगा अरस्तु, गांधी, ये मूल्य इन्होंने विचारधारा दी और उन्हीं विचारधाराओं पर संविधानवाद होता है, जैसा कि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ेंगे। संविधान में शासन, यह सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति का उल्लेख किया गया है। यानी संविधान में सरकार और सरकार के जो अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनकी शक्ति का उल्लेख किया है, ये शक्ति दी हुई है। लेकिन संविधानवाद में उन शक्तियों को सीमित किया है, नहीं तो विधायिका बेलगाम होकर कोई भी कानून बना देगी। कार्यपालिका कानून लागू करे ना करे, ऐसा नहीं है कि ये मर्जी पर चलें। तो संविधानवाद इन शक्तियों को सीमित करता है, लिमिटेशन लगाता है और उन पर निर्बंधन लगाता है, उन पर सीमाएं लगाता है। जैसा कि फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स में हमें अधिकार मिले हुए हैं, जैसे आर्टिकल 19A, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या मुझे कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है या कुछ भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? ऐसा संविधान में दिया हुआ है। लेकिन संविधानवाद वहां पर निर्बंधन लगाता है, लिमिटेशंस लगाता है कि ऐसा नहीं है। अगर किसी की डिग्निटी को, किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे तो उस पर उस वाक्य को सीमित किया गया। क्योंकि पहले भारत में राजतंत्र था, मोनार्की थी, अर्थात राजाओं को वंशानुगत चुना जाता था, हेरिडिटी के बेस पर। राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, इस तरीके से। और वह अपनी शक्तियों का इच्छा पूर्वक निर्वहन करते थे और तानाशाह हुआ करते। जैसे कि आपने किम जोन सुना होगा, नॉर्थ कोरिया, वो तानाशाह है। वहां डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, वहां राजा का राज। अब उसके बाद उसका बेटा बनेगा और वो अपनी शक्तियों का कितना भी प्रयोग कर सकता है और तानाशाही में तब्दील कर सकता है कि आप ये खाओगे तो यही खाओ। क्या भारत में ऐसा है? भारत में लोकतंत्र है, भारत में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार कार्य करती है। तो क्योंकि भारत में राजतंत्र था और राजा अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग कर सकता है, तानाशाह बन सकता है, लेकिन संविधानवाद लोकतांत्रिक शासन में होता है। यानी संविधानवाद उस शासन में होगा जहां डेमोक्रेसी होगी, अर्थात शक्ति उस देश की जनता के पास होगी और जनता के पास निर्वाचन की शक्ति होते हुए जनता ही संसद को निर्वाचित करेगी और जनता ही राज्य विधानमंडल को निर्वाचित करेगी और उसी के आधार पर देश को चलाया जाए। अभी तक हमने संविधान सभा पढ़ा और संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण पढ़ा कि संविधान सभा ने भारत का संविधान कैसे बनाया। उन्हीं से जुड़े हुए आज हम कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं, कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए, जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, स्टेट एग्जाम या यूपीएससी हो, सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन बी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में, ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, या ऑप्शन डी मुस्लिम लीग ने 1942 में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यानी संविधान सभा के लिए पहली मांग किस पार्टी ने की? तो इसका उत्तर है स्वराज पार्टी ने 1924 में। यानी 1924 में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने, याद रखिएगा, अगर प्रश्न आता है संविधान की मांग सबसे पहले किसने की, तो वो थे 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। अगर प्रश्न पूछा जाए संविधान सभा की पहली मांग की, यहां सभा आ गया है, संविधान सभा की पहली मांग किसने की, तो वो थी 1934 में, 1934 में एम एन रॉय ने।
लेकिन प्रश्न आता है कि संविधान सभा की पहली मांग किस पार्टी ने की, किस दल ने की? तो वो है 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की पहली मांग की। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा एमसीक्यू क्या है। निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका उत्तर क्या होगा? किसने यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है? तो आइए एक बार और ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अब मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया है ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी का इंट्रोडक्शन लिया, यानी भारतीय राज व्यवस्था का परिचय, और राज व्यवस्था में बताया राज